अभी जो भी मैंने कैनाल नेविगेशन के अंदर पढ़ाया है वो समझ में आया हुआ है अभी तक? यस या नो? पिछले क्लास तक जो समझ में आया हुआ है ना? तो आगे मूव ऑन करते हैं अपन। पार्ट्स ऑफ कैनाल सिस्टम, क्या क्या पार्ट्स होते हैं ढंग से सुन लेना। पहला है कैनाल हेडवर्क। अब देखो कैनाल हेडवर्क क्या होता है। कैनाल हेडवर्क वो होता है, कैनाल हेडवर्क में दो टाइप्स होते हैं। एक होता है, एक क्रॉस हेडवर्क होता है, और एक स्टार्टिंग वाला जो हेडवर्क होता है ना वो होता है। दो टाइप के होते हैं, जो एक कैनाल के स्टार्टिंग में लगता है, और एक जब ब्रांच को मतलब डाइवर्ट करना होता है ना, जब वो दूसरा वाला हेडवर्क लगाया जाता है। ठीक है ना? तो वो कैनाल हेडवर्क होता है। उससे हेडवर्क क्या होता है, मेन चीज समझ लो कि केवल हेडवर्क पानी कंट्रोल करने के लिए ही होता है। पानी का फ्लो, और पानी का फ्लो मतलब अपन कितना डिस्चार्ज उससे मतलब पानी को कैनाल में कितना डिस्चार्ज से पानी छोड़ना है, वो सब कुछ हेडवर्क डिसाइड करता है। हेडवर्क से अपन पानी का फ्लो कंट्रोल कर सकते हैं, बस ये चीज समझ लो तुम। ठीक है ना? और पानी का फ्लो नापा किस में जाता है? जल्दी से आंसर दोगे? पानी का फ्लो किससे नापा जाता है? मैंने बताया था उस दिन। टाइप करके आंसर दे दो जल्दी से। मीटर क्यूब पर सेकेंड, या फिर क्यूमेक, या क्यूसेक। सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है ना? फिर आगे है हेड रेगुलेटर। हेड रेगुलेटर और कैनाल हेडवर्क दोनों एक चीज ही है। कैनाल हेडवर्क टोटल स्ट्रक्चर होता है, और हेड रेगुलेटर एक दरवाजे को बोल सकते हो। आगे समझ में? इट इज एन पार्ट ऑफ एन कैनाल हेडवर्क। फिर आती है मेन कैनाल। मेन कैनाल क्या होता है? इरिगेशन पानी डायरेक्ट फील्ड तक सप्लाई करने का काम नहीं करती है। हेड कैनाल नहीं, मेन कैनाल का काम केवल इतना ही होता है कि वो ब्रांच कैनाल तक पानी सप्लाई कर सके। ठीक है ना? ये होती है मेन कैनाल। जैसे इंदिरा गांधी नहर चल रही है और उसके पास में कोई एक दूसरी डिस्ट्रीब्यूटरी जा रही है, तो उसको वो वहां तक पानी मतलब वो जो ब्रांच कैनाल जा रही है वहां तक पानी, उसमें पानी सप्लाई करेगी, और ब्रांच कैनाल डिस्ट्रीब्यूटरी से, और डिस्ट्रीब्यूटरी फील्ड कैनाल में पानी सप्लाई करके फील्ड तक पानी पहुंचा देती है। फिर है ब्रांच कैनाल। ब्रांच कैनाल ये होता है कि ब्रांच कैनाल मेन कैनाल से पानी इनटेक करके आउटेक करती है, मतलब क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज तक। ठीक है ना? फिर है डिस्ट्रीब्यूटरीज, ये होती है मेजर और माइनर डिस्ट्रीब्यूटरीज। और ये होता है फील्ड चैनल। एक चीज बताता हूँ तुम लोगों को, ये देखना बता रहा हूँ मैं तुम लोगों को। ये सारे गवर्नमेंट के बॉडीज होती है। ये गवर्नमेंट बॉडीज होती है, और ये नॉन गवर्नमेंट बॉडी होगी। ठीक है ना? फील्ड चैनल गवर्नमेंट बनाती जरूर है, पर क्या होता है, किसानों से पैसे ले लिए जाते हैं। उसके जितना भी चार्ज लगता है वो किसान पे करेगा, गवर्नमेंट नहीं करेगी। और बाकी जो भी होगा, वो बाकी के जो ऊपर वाले पार्ट्स है वो डायरेक्ट ही अपने गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। जो भी उसके टूट गई, जो भी मेंटेनेंस का खर्चा है वो सारा गवर्नमेंट का है, ऊपर वाली पार्ट का। पर नीचे वाली जो फील्ड चैनल है ना, वो सारा खर्चा अगर बीच वाली मतलब फील्ड चैनल टूट गई है तो वो ठीक करवाना, वो सब कुछ उसका मेंटेनेंस का खर्चा सब कुछ किसानों के ऊपर आएगा। ये याद रखना है। ठीक है ना? इन दोनों में, इन मतलब पांच में और एक सिक्स वाले में डिफरेंस ये है। और इनमें सबसे, इनमें ये डिफरेंस रहता है केवल केवल इनके डिस्चार्ज का मतलब इनके डिस्चार्ज अलग अलग वेरी करेंगे। मेन कैनाल का डिस्चार्ज, ब्रांच कैनाल का डिस्चार्ज, डिस्ट्रीब्यूटरीज का डिस्चार्ज, और फील्ड कैनाल का डिस्चार्ज। सबसे ज्यादा डिस्चार्ज होगा मेन कैनाल का, और सबसे कम डिस्चार्ज होगा फील्ड कैनाल का।
फिर अपन नेक्स्ट करते हैं। ये देखो ये डायग्राम है, ये तुम्हें नोट्स के अंदर मिल जाएगा, ठीक है ना। ये देखो, ये टोटल जो ये गोला किया हुआ है ना, ये वाला, ये टोटल जो सर्कल किया हुआ है ये पूरा हेडवर्क है। यहाँ पर रखा जाता है क्रॉस हेडवर्क, और ये वाला है, ये डाइवर्जन हेडवर्क, ठीक है ना। डाइवर्जन हेडवर्क बोलोगे और इसे मेन हेडवर्क या मेन नेटवर्क बोल सकते हो, ठीक है ना। डाइवर्जन नेटवर्क से मेन कैनाल के अंदर पानी गया, मेन कैनाल से ब्रांच कैनाल के अंदर पानी गया, ब्रांच कैनाल के अंदर डिस्ट्रीब्यूटरीज तक पानी गया, डिस्ट्रीब्यूटरीज के अंदर माइजर और मेजर, माइनर दोनों है, मेजर और माइनर, और मेजर और माइनर से बाद में कहा जाएगा फील्ड चैनल तक जाएगा। पूरा डायग्राम समझ में आ गया तुम लोगों को? यस और नो? यस और नो? ठीक है, फिर नेक्स्ट में मूव करते हैं। कैनाल लॉसेस। कैनाल लॉसेस क्या क्या किस किस टाइप के होंगे? एनीवन? जल्दी बोलो, कैनाल लॉसेस किस किस टाइप के होंगे? कैनाल लॉसेस किस किस टाइप के होंगे? हेड लॉस अच्छा है, फ्रिक्शन लॉस नहीं आगे का। हरुण लीकेज नहीं बोलते उसे, उसे सीपेज बोलते हैं, ठीक है। अब मैं आगे बता रहा हूँ। द लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू सीपेज एंड evaporation फ्रॉम इरिगेशन कैनाल constitute a substantial percentage of the usable water from the point of headwork where the water enters in the main canal up to the final point where water is supplied to the agricultural field. Considerable amount water is lost, non-available for the field irrigation. Is called water loss or transit loss. क्या कहा जाता है? वाटर लॉस और ट्रांजिट लॉस और ट्रांसमिशन लॉस, ठीक है ना। Causes of water loss. There are three basic causes of such water losses which are as stated below. सबसे पहले क्या होगा? इवेपोरेशन लॉस। इवेपोरेशन लॉस क्यों होगा? क्योंकि अगर कैनाल ओपन है तो कुछ पानी हवा में भी जाएगा। इवेपोरेशन लॉस सबसे कम लॉस के अंदर आता है, इसके अंदर आ गया समझ में? सबसे कम लॉस होगा पानी का इसके अंदर। ये तो अगर कोई भी पानी का फ्लो होगा तो वहां पर इवेपोरेशन लॉस होगा, केवल पाइप फ्लो के अलावा, ये याद रखना, ठीक है ना। क्योंकि ये ओपन चैनल चलता है इसलिए इवेपोरेशन लॉस होना वाजिब है। फिर है परकोलेशन, लॉस ड्यू टू परकोलेशन। परकोलेशन क्या होता है? एनीवन? व्हाट डू यू मीन बाय परकोलेशन? जल्दी बताओ, परकोलेशन क्या होता है? जल्दी बोलो। अरे नेट से बता रहे हो तुम लोगों को, ये नेट से वाला नहीं देखना है मुझे, नेट का तो अलग वाली चीज है।
परकोलेशन लॉस ये होता है, अगर देखो कैनाल के अंदर पानी फ्लो हो रहा है तो नीचे से पानी फ्लो होके किसी भी रॉक या वहां पर जाके सॉइल के पोर्ट्स के थ्रू होके पानी सप्लाई हो जाएगा नीचे के ग्राउंड वाटर टेबल के अंदर, वो परकोलेशन होगा। इधर परकोलेशन का मतलब ये वाला है, जो तुम लोग ये फिल्टर और ये वाला है ना, ये एज इट इज नेट के अंदर तुम लोग लिखोगे परकोलेशन मीनिंग वो प्रूव मिल जाएगी। ठीक है ना। फिर है लॉस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन अब देखो क्या होता है, कैनाल के हेड के साइड क्या होगा, एक वीड टाइप की जंगली पौधा उग जाता है। अब वो क्या होता है, पानी एब्जॉर्ब करेगा। अब उन जंगली पौधों को क्या होता है, या तो दरवाजा खोल के आगे फ्लो करवा दिया जाता है, या तो फिर उनको निकालने के लिए ठेके दिए जाते हैं। आ गया समझ में। और अब जो मैंने सीपे सीपे जितनी देर से कर रहा था ना, ये लॉस ड्यू टू परकोलेशन के अंदर ही सीपेज आता है। पानी कैनाल के नीचे से मूव होके वाटर टेबल के अंदर चला जाएगा, उसे परकोलेशन बोलोगे। ये बोल सकते हो कि नीचे के अंदर ही एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर पानी सप्लाई हो जाएगा, उसे बोलोगे परकोलेशन बाय द हेल्प ऑफ सॉइल पोर्स। ठीक है। अरुण नहीं आया समझ में? आ गया सर। हाँ, तो अब आ गया समझ में। और लॉस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन आ गया समझ में। ये देखो लिखा हुआ है ना, लॉ थ्रू द वीड्स एंड द वेजिटेशन ऑन द बैंक ऑफ द कैनाल। अगर कैनाल के बैंक में देखो, एक मेरी बात सुनो, तुम लोग अगर पानी कहीं पर अपने घर के बाहर भी देख लेना कभी, एक तुलसी का बीज गिरता है और वह बार बार पानी गिरता रहेगा ना, तो वह तुलसी उग जाएगी। तो जैसे कि जैसे अगर कैनाल के पास में अगर कुछ भी वो उग रहा है ना, तो वो पानी एब्जॉर्ब करता रहेगा और कैनाल को भी नुकसान पहुंचाएगा और पानी का भी लॉस होता रहेगा। और एक इसके अंदर ये होता है कि इसके अंदर वीड उग जाती है, कैनाल जब मूव होती है ना, और वहाँ हेडवर्क के साइड में आके पानी जब रोका जाता है ना, तो वहाँ वीड उगने लग जाती है। तो वो वीड को क्या बोलते हैं, पानी रिक्वायरमेंट होता है, तो वो पानी वो उससे एब्जॉर्ब करने लग जाएगी, तो वहां पर भी पानी का लॉस होगा। और ये याद रखना, सबसे ज्यादा पानी का लॉस कैनाल के अंदर इससे होता है। ठीक है। किससे होगा? लॉस ड्यू टू परकोलेशन। आगे समझ में, आगे मूव करता हूं। लॉस ड्यू टू इवेपोरेशन, ये क्या होता है? The loss of water through evaporated depends upon various factors like temperature, surface, R of the water body's relatively humidity. If relative humidity is 100%, that is the air is totally saturated with moisture, there will be almost no evaporation. If air is totally dry, there is no moisture, the rate of evaporation is maximum. और दूसरा किस पे डिपेंड करता है? वेलोसिटी ऑफ विंड और क्लाउडीनेस के ऊपर डिपेंड करता है। आ गया समझ में। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके अंदर है कि सबसे कम लॉस होगा जो इवेपोरेशन लॉस के थ्रू होगा। तो देख लो, पानी उड़ के भी कितना उड़ जाएगा, इतने सारे पानी, इतने सारे मतलब वाटर के अंदर, ध्यान रखना। ठीक है ना। तो इसके अंदर ये है कि अगर विंड भी चल रही है तो विंड से भी इवेपोरेशन लॉस होता है। अगर अब देखो, ये अपने कंट्रोल में नहीं है, समझ में आया? इवेपोरेशन लॉस अपन कंट्रोल नहीं कर सकते किसी भी कंडीशन में। अपन लॉस केवल कंट्रोल कर सकते हैं सीपेज और ट्रांसपिरेशन लॉस कंट्रोल कर सकते हैं, या परकोलेशन लॉस या ट्रांसपिरेशन लॉस कंट्रोल कर सकते हैं। In the summer season in India, as the duration of the day is higher, then incoming solar radiation through short waves is more, and so during these months the rate of evaporation is more, and during rainy season the rate of evaporation is less. अब सीधी सिंपल सी चीज है, गर्मियां होगी तो इवेपोरेशन लॉस ज्यादा होगा, और बारिश का सीजन होगा तो इवेपोरेशन लॉस सबसे कम होगा। क्योंकि बारिश के समय ह्यूमिडिटी मैक्सिमम कंडीशन पे होती है, 100% तो नहीं होती कभी भी, पर 80 to 85% हो जाती है बारिश के समय, और कभी कभी 90% तक भी पहुंच जाती है। तो इवेपोरेशन लॉस सबसे कम होगा बारिश के सीजन में। या विंटर के सीजन में इवेपोरेशन लॉस जरूर होगा, अगर मौसम ठंडा भी है तो भी इवेपोरेट तो पानी होगा ही होगा। ठीक है ना।
loss due to percolation. Permeability of the soil in the bed and on the bank of the channel, the depth of the canal, the depth of the water in the canal, velocity of the flow, amount of the silt in the water, temperature of the water, age of the channel and the depth of the ground water. अब देखो परकोलेशन लॉस किस किस पे डिपेंड करता है। सबसे पहले परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल इन द बेड एंड ऑन द बैंक ऑफ द चैनल। आया समझ में? आया तो मैं आगे मूव करूं? सॉइल के अंदर पढ़ रहे हो तुम लोग ये वाला परमेबिलिटी वाला। परमेबिलिटी होती क्या है? इस लाइन का मतलब समझ में आया? यस और नो? जल्दी बोलो। जल्दी बोलो। परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल इन द बेड आया समझ में? Permeability of the soil in the bed on the bank of the चैनल। अब देखो मेरी बात सुनो, परमेबिलिटी क्या होती है? सबसे पहले परमेबिलिटी शब्द का मतलब जानो। जल्दी बोलो, परमेबिलिटी शब्द का मतलब क्या होता है? मैं तो मुझे तो बताना ही है, तुम लोग बताओ पहले परमेबिलिटी का क्या होता है। परमेबिलिटी का मतलब पानी फ्लो करने के लिए सॉइल से जो पास होता है ना पोर्स के थ्रू, वो उसको बोलोगे परमेबिलिटी। आ गया समझ में? परमेबिलिटी अगर सॉइल की ज्यादा है तो पानी ज्यादा फ्लो होगा, और परमेबिलिटी कम है तो सॉइल के अंदर पानी कम फ्लो होगा। तो जितना ज्यादा सॉइल परमेबल कम होगा उतना ज्यादा पानी कम से कम सीपेज होगा। ये याद रखना, ठीक है ना? तो ये बेड के ऊपर और बैंक के साइड अपन कैनाल की लाइनिंग करते हैं परमेबिलिटी को रोकने के लिए, जहाँ से सीपेज होने के चांसेस सबसे ज्यादा हो। अगर कैनाल डैमेज हो जाए तो पानी वहां से सप्लाई हो सकता है, तो इसलिए अपन को परमेबिलिटी को कम से कम रखना है। फिर है डेप्थ ऑफ द वाटर इन द कैनाल। अब ये बताओ इसके अंदर इससे क्या पता चलता है? जल्दी बोलो। द डेप्थ ऑफ द वाटर इन द कैनाल क्या होता है? अब देखो, अगर डेप्थ है ना कम होगी तो सीपेज कम होगा, और अगर डेप्थ ज्यादा होगी, अगर मतलब ये बोल सकते हो नहर में पानी ज्यादा है तो सीपेज ज्यादा होगी, और अगर पानी कम है तो ऑटोमेटिकली सीपेज कम हो जाएगा, ठीक है ना? तो ये बोल सकते हो डेप्थ डेप्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सीपेज। फिर है सी पॉइंट वेलोसिटी ऑफ द फ्लो। अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो सीपेज कम होगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बेट सुन लेना। अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो सीपेज कम होगा, और वेलोसिटी अगर कम है तो सीपेज ज्यादा होगा। अगर पानी जल्दी 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 आगे फ्लो करता जा रहा है तो सीपेज होने के चांस ही नहीं बनता। अगर कोई पार्टिकल कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है
तो वो पानी क्या सीपेज होगा, क्योंकि अगर रुकेगा जब भी तो वो परकोलेट हो पाएगा, नहीं तो हो कहाँ पाएगा। ठीक है ना। तो अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो सीपेज कम होगा, और वेलोसिटी नहीं, अगर वेलोसिटी ज्यादा है सीपेज कम होगा, और वेलोसिटी कम है तो सीपेज ज्यादा होगा। फिर पॉइंट डी, अमाउंट ऑफ द सिल्ट इन द वाटर। अब मुझे ये बताओ जल्दी से, इससे इससे क्या फर्क पड़ेगा। जल्दी बताओ इससे क्या फर्क पड़ेगा। ये तो तुमने ये बताया कि सिल्ट होती क्या है। अब मैं तुम लोगों को ये बता रहा हूँ, सिल्ट अगर ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली सीपेज कम हो जाएगा, क्योंकि वो फोर्स बढ़ देगी। ठीक है ना। पर सिल्ट नहर में रहना भी हानिकारक होता है, क्योंकि उसकी डेप्थ कम कर देगी। डेप्थ कम होने से वेलोसिटी कम हो जाएगी, तो पानी आगे पहुंचेगा भी तो कम। तो इसलिए अमाउंट ऑफ सिल्ट इन द वाटर जरूर सीपेज कम करता है, पर सीपेज या परकोलेशन कम करता है। पर ये याद रखना कि ये नहर में हानिकारक होता है। पहले से ही लिखा था सिल्ट। ओके, एक मिनट। एक मिनट, तो कुछ गलत हो गया। फिर है टेम्परेचर ऑफ वाटर। टेम्परेचर हाई होगा तो सीपेज ज्यादा होगा, टेम्परेचर कम होगा तो सीपेज कम होगा। पर टेम्परेचर पर्कोलेशन में कम असर करता है एज कम्पेयर टू इवेपोरेशन पे ज्यादा करेगा। एज ऑफ द चैनल। अब एज ऑफ द चैनल क्या इफेक्ट करेगा, कोई भी एक जना माइक ऑन करके मुझे इसका आंसर दे दो। एज ऑफ द चैनल पे सीपेज लॉस या पर्कोलेशन लॉस का क्या इफेक्ट पड़ेगा। जल्दी, फास्ट। फास्ट। अगर एज ऑफ द कैनाल, अगर ओल्ड कैनाल है और न्यू कैनाल है, दोनों में सीपेज लॉस का क्या फर्क पड़ेगा, ये है क्वेश्चन। जल्दी। अरे ये सब कुछ पढ़ना जरूरी है, एंड में मैं सीपेज का बताऊंगा, तुम लोगों को पल्ले ही नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन न्यूमेरिकल इस वाले चैप्टर में भारी है, मतलब इसके अंदर नहीं है, वो दूसरे वाले में भारी है। बिल्कुल, ओल्ड में ज्यादा होगा और न्यू में कम होगा। न्यू में क्या बोलते हैं अपने, कैनाल की लाइनिंग होगी अच्छी नई वाली, तो उसके अंदर सीपेज के चांसेस कम बनते हैं। और जैसे जैसे कैनाल पुरानी होती जाएगी तो उसके अंदर वियर एंड टियर आने लग जाएंगे। आ गया समझ में। और उसके बैंक डैमेज होने लग जाएंगे तो सीपेज ऑटोमेटिकली ज्यादा होने लग जाएगा। ठीक है ना। फिर है डेप्थ ऑफ द ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर की डेप्थ कितनी रहेगी। ठीक है ना। ग्राउंड वाटर की डेप्थ अगर नीचे है तो सीपेज लॉस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अगर ग्राउंड वाटर टेबल ऊपर है तो सीपेज लॉस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अगर वो देख लो ग्राउंड वाटर टेबल तक पानी सीपेज होकर पहुंच रहा है और उसके लेवल तक पहुंच चुका है, तो फिर वो सीपेज होगा ही नहीं, क्योंकि वो उसके लेवल तक पहुंचने के बाद फिर वो बाहर ही भरेगा।
तो वहां से पानी फिर जाके जाएगा कहाँ? तो ग्राउंड वाटर टेबल अगर हाई है तो सीपेज लॉस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। आगे समझ में? डेप्थ ऑफ द ग्राउंड वाटर टेबल, ग्राउंड वाटर। फिर आगे मूव करते हैं अपन। लॉस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। लॉस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन उसी का सिंपल सा बताया, बीट और जो वेजिटेशन आजू बाजू उग जाती है वो पानी एब्जॉर्ब करेगी, तो उससे जो लॉस होगा उसे बोलोगे लॉस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। There is a little loss of water to the plants, vegetation, and the weeds on the banks of the channel due to transportation. This can be controlled by keeping the bank clean from the growth of the vegetation and weeds. क्या तुम लोग अभी आए हो क्या जो प्रेजेंट प्रेजेंट बोल रहे हो? मेथड टू रिड्यूस वाटर लॉस। पहला है फील्ड मेथड। फील्ड मेथड के अंदर होता है डिस्ट्रीब्यूटिंग वाटर ऑन द लैंड एफिशिएंटली बाय अटेंडिंग बेटर सॉइल मॉइस्चर रिटेंशन। दूसरा है मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, मॉनिटर ऑब्जर्व एंड डिटरमाइन सॉइल। अब देख घर पे तो तेरे नेट लगा नहीं सकते, सीधी बात ये है यार। ठीक है। डिटरमाइन वॉट सॉइल एंड वाटर कंडीशन। आज के लिए इतना है, ठीक है ना? फिर मैं कल करवाऊंगा तुम लोगों को कैनाल डिजाइन। सर हाँ आप ले अटेंडेंस रहा हूँ मैं, लो। ठीक है ना? 2 मिनट रुकना। आज का आ गया समझ में? यस सर। हाँ, आज के कोई सब्जेक्ट में डाउट हो तो बता देना। 2 मिनट रुकना, अटेंडेंस ले रहा हूँ मैं, ठीक है?
हो गई क्या सर अटेंडेंस? हाँ बस हो रही है, रुका। अब एब्सेंटीज के नाम बोल रहा हूँ, सुन लेना। आकाश अभिषेक मेहरा, अभिषेक सिंह राजपुरोहित, अली हैदर अनिरुद्ध व्यास, अली हैदर अनिरुद्ध व्यास, अंकुर पुरोहित, अनुराग माथुर, दिव्यांश माथुर, होशियार सिंह दयाल, होशियार सिंह दयाल, लोकेश खिची, मोहम्मद संजय खान,